बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, ख़बरें ये बता रही हैं कि सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने जा रही है। गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, ख़ासतौर पर गुज़श्ता 24 घंटों में जो ट्वीट सामने आए हैं, जो बयानात सामने आए हैं और जो रद्द-ए-अमल आ रहा है ईरान की तरफ से, वो भी पूरी तैयारी के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की है, ट्रुथ सोशल के ऊपर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो गैंगस्टर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, हाथ में क्लाशनकोफ है और वो ये बता रहे हैं कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी कि वो पाकिस्तान की कोशिशें जिसकी वजह से पाकिस्तान चाहता ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा करते हैं कि वो पीस मेकर हैं, तो कुछ अरसे तक तो पाकिस्तान ने वो सूरत हाल बनाए रखी और डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई इकदाम से रोके रखा। और तज्जियाकार भी यही कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस पोजीशन में नहीं है कि वो मजीद इस जंग को बढ़ा सकें, क्योंकि मुखालफीन उनके अपने ही मुल्क के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। 66% जो लोग हैं वो इस इकदाम के जंग को बढ़ाने के खिलाफ हैं और मकबूलियत जो है वो मजीद उनकी कम होती जा रही है, गैर मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। मिड टर्म इलेक्शन सर पे हैं, कांग्रेस जो है वो बरहम है। गुज़श्ता रोज़ जो पीट हेक्सेथ से जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं उनसे जो ताक ताक के सवाल किए गए हैं वो आप सुनेंगे, वो आपको कुछ देर में सुनवाते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि इस कदर सख्त सवाल जिसका जवाब देने से पीट हेक्सेथ कासिर दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ बयानात या सवालात तक ये मामला रुका हुआ नहीं है, बात इससे आगे बढ़ चुकी है। एक तो ये कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने की बात हो रही है, उसे नाफिज करने की बात हो रही है मशरक़ वुस्ता में अमेरिका की तरफ से। इसको लेके कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ये उन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक था जो कि पहले भी कहा गया था कि इसे नुकसान पहुंचा है, रिपेयर होने के बाद दोबारा इसे मशरक़ वुस्ता में लाया गया और अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इसे वापस अपने घर भेजा जा रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से कुछ और भी दावा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी इन्होंने निशाना बनाया और वो कहते हैं कि अगर 1 इंच भी इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स या इनके जहाज या इनका कोई भी अमला या इनके ट्रूप्स या इनके सैलर्स या इनके मरीज आगे बढ़े तो उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा, उन्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा। क्योंकि जवाब आ चुका है उस सवाल का या उस मुतालबे का जो कि ईरान ने किया था। ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका संजीदगी से मुज़ाकरात चाहता है या जंगबंदी चाहता है मुस्तकिल बुनियादों पर या जोहरी हथियारों के मामले पर भी अगर गुफ्तगू करना चाहता है तो फिर आए बैठे, लेकिन उससे पहले आदनाए हुर्मस को खोलना पड़ेगा। और वो तरदीद भी कर रहे हैं ईरानी कि वो जो दावा कर रहे थे कि जी हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारी ऑयल रिफाइनरीज या जो तेल के कुएँ हैं वो खुश्क पड़ जाएंगे या फिर उनकी जो प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अगले 30 दिन तक भी अगर हम जो प्रोडक्शन है उसको यकीनी नहीं बनाते तो भी हमारे जो कुएँ हैं वो अपना काम बंद करने वाले नहीं है। तो ख़बरें बहुत सी अहम हैं। इसके अलावा कुछ भारत में भी कुछ हो रहा है अनोखा, कुछ गैर मामूली हो रहा है। उनकी जो डिप्लॉयमेंट है, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी फोर्सेस की कुछ असलहा साजो सामान उनके फ़ौजी पाकिस्तानी बॉर्डर्स की तरफ लाए जा रहे हैं, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल होने वाला है। 10 मई को मार्का हक की जिसको कहते हैं सेलिब्रेशंस होनी है, लेकिन इस मौके पे हम देख रहे हैं कि दुश्मन भी पर तोल रहा है और भारत में एक जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तो बंगाल के इलेक्शन भी हैं, वहाँ पे जो वारदात की गई है 90 लाख से ज़ायद वोटर्स को गायब करवा के उनके वोट्स ही उनके जो मौजूदगी है उनको ही ख़त्म कर दिया है वोटर्स की। ये तो एक वारदात थी, लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक गुबार है उसको हवा देनी होती है, जो माहौल क्रिएट करना होता है और उसके लिए भी भाजपा सरकार पूरी तैयारी किए बैठी है। लेकिन गोदी मीडिया वो भी अपना काम कर रहा है, उसकी भी एक झलक दिखाएंगे और लास्टली आपको हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले कि हम दीगर खबरों की तरफ जाएँ, आपको बताते हैं कि पीट हेक्सेथ से जब कांग्रेस की कमेटी के अरकान की तरफ से ताक ताक के सवाल किए गए, एक तो खातून रुकन थी, उन्होंने पूछा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ रोज़ पहले ट्वीट्स किए थे क्या वो दिमागी तौर पे ठीक हैं, स्टेबल हैं और इस काबिल हैं कि वो मुल्क की सदारत कर सकें या इस मुल्क को चला सकें, क्या कहना था उनका। और उसके बाद फिर सवाल पूछे गए कि आबनाए हुर्मस को आपने बंद कर रखा है क्योंकि ईरान ने उसे बंद कर रखा है, उसे खुलवाने के लिए आप इसको बंद करवा रहे हैं। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपने तो दावा किया था कि आपने ईरान की जोहरी तंसीबात को तबाह कर दिया है, अब आपने दोबारा से इसलिए हमला किया क्योंकि आपको ईरान के जोहरी हथियारों के हुसूल से मसला है। तो ये बड़े वैलिड हक़ाइक़ पर मबनी सवालात हैं और अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी अगर इस जंग को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होगी और ये सवालात शुरू हो चुके हैं। सुनिए ज़रा क्या सवालात कांग्रेस अरकान की तरफ से किए जा रहे हैं।
Mr. Secretary, as you know, I represent San Diego, the largest military community in the country. Right now, as we are speaking, 2,500 San Diego Marines are off the coast of Iran. Many, many other San Diegans in uniform have gotten 48-hour deployment notices. So this war in Iran is not theoretical for me or for my constituents. It's deeply personal. As you also know, on Easter Sunday, President Trump threatened to destroy Iran's bridges and power plants, writing, quote, "Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch." And 2 days later, President Trump wrote, quote, "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will." My office's phones have been ringing off the hook. I've heard from so many military families concerned about the president's mental fitness and whether he's fit to serve as our commander-in-chief, given that he's sending their loved ones into harm's way. Our troops, who have shown incredible bravery and tactical proficiency, deserve to know that their leaders are focused and stable. So, Mr. Secretary, you are with the president a lot, and it pains me to even have to ask this about our president, but my constituents' lives are at stake. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not, now. and I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is. Mr. Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is not the president. Sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare? You want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't know what day of the week it was? As you know, he governed through an auto pen. When he had a Secretary of Defense who went AWOL for a week. I can't be gone for 10 days. I will reclaim my time. Ladies' time. She reclaimed it. So, as Mr. Jimenez said, we should be taking leaders at their word. So, is there a reason that we should not be taking our leader at his word? Iran should not underestimate the will of President Trump and the United States military to achieve our mission. Okay, well, I want you to know this is not a partisan thing. In fact, many Democrats have had, many Republicans have had these same questions. Marjorie Taylor Greene said he's out of control and he's gone insane. Candace Owens said the 25th Amendment needs to be invoked. Megyn Kelly, Tucker Carlson, who used to work with Alex Jones, Stephanie Grisham, the list could go on. So how do I explain to my constituents that while they are in harm's way, their commander-in-chief is posting these unhinged posts? How did you explain to your constituents what happened on October 7th? Or what happened in Afghanistan? Or what happened with the debacle and the withdrawal in Afghanistan, where the troops were left? How did you explain that to Joe Biden's leadership? Mr. Secretary, how did you explain that to the Marines that didn't get medals? So we restored their medals because of that disastrous withdrawal in Afghanistan. Did you explain that to your constituents when Joe Biden was asleep at the wheel and he had an AWOL Okay, Mr. Secretary, how about this next post? How can I explain this next post to my constituents? I'm Jewish, so this doesn't really bother me, but my understanding is that this is quite offensive to many Christians. So how do you explain this post? I'm not here to explain posts. We have an incredible commander-in-chief okay, who puts our troops first. I'm here for a budget hearing about our troops. This is historic budget that's giving us a chance to defeat Mr. Secretary, our adversaries. President Trump is doing that in world-class fashion. This is about our troops. Your time, Mr. Secretary. This is about our troops. This is about who is commanding our troops and if our troops can trust that they are being sent into harm's way under good strategy. The mental stability of our commander-in-chief is deeply important to our troops. It's deeply important to this country. It wasn't important to you during Joe Biden. Stake. I'll remind you that when there were concerns, Democrats came together, and he was not our nominee for president. So I encourage you to have the same courage that Democrats had. Mr. Secretary, you keep saying that he is the best commander-in-chief we've ever had, the best negotiator. Talk to the troops. 13 American troops have died. More than 380 have been wounded. The Strait of Hormuz, which was wide open, is now closed. Less than 90% of traffic through the strait is still not going despite the ceasefire. The Iranian regime is still in power. It still has nuclear material. The war is costing Americans billions of dollars. And Mr. Secretary, if you think that this is what winning looks like, then maybe we should be questioning your mental stability. Maybe you are the one responsible for this failure, and the president should think about replacing you. Mr. Chairman, I yield. Who's hell-bent on getting a nuclear weapon and get them to a point where they're at the table giving it up. In a way that so they haven't never have it. So they haven't broken yet. Okay, we haven't gotten there yet for all of the. Well, their nuclear facilities have been obliterated. Underground, they're buried, and we're watching them 24/7. So we know where any nuclear material. Reclaiming my time for a quick second here. We had to start this war. You just said 60 days ago because the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying that it was completely obliterated? They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of missiles. Operation Midnight Hammer accomplished nothing of substance. It left us at exactly the same place we were before. So much so their facilities were bombed and obliterated. Their ambitions continued, and they're building a conventional shield. Let me try again. It's the North Korea strategy. You know this very well. The North Korea strategy was use conventional missiles to prevent anybody from challenging them so they could slow walk their way to a weapon.
President Trump saw Iran at its weakest moment, took an action to ensure, in a way that only the United States of America could do with our Israeli partners, And yet to they ensure still their haven't given conventional up the nuclear. shield was All right. was brought One to other the like question, we've done. if I could get to it. So on How is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports. Okay, which so is always in we our blockaded portfolio their to blockade. use. So they blockaded us, and then we blockaded their blockade. That's like saying, tag, you're it. Or, if President Madison had said, well, the British just burned down Washington, but don't worry, we're going to burn it down as well. तो नाज़रीन ये सवालात बिल्कुल वैलिड हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को और वक्त बहुत कम है, आगे मिड टर्म इलेक्शन है और अभी ये जो 1 मई से हम देख रहे हैं कि वो जो एक लिवरेज थी डोनाल्ड ट्रंप के पास वो भी खत्म होने जा रही है। लेकिन अमेरिका ईरान के ऊपर नए हमलों की तैयारी कर रहा है। खबरें ये सामने आ रही हैं, एक्सियोस समेत जो अमेरिकी इदारे हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो ये दावा कर रही हैं। खबरें क्या, ज़रा सुन लीजिए। अमेरिका का पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर, और ब्लूमबर्ग भी ये दावा कर रहा है अमेरिका पहली बार ऐसा करने जा रहा है। सेंटकॉम की जानिब से डार्क ईगल मिसाइल को मशरक़ वुस्ता भेजने की तजवीज़ सामने आई है एक रिपोर्ट के मुताबिक, और मंजूरी मिली तो पहली बार हाइपरसोनिक हथियार तैनात किए जाएंगे। और यही नहीं, मिसाइल ताहाल मुकम्मल तौर पर कहा जा रहा है कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, मंसूबा ताखीर का शिकार है, लेकिन रूस और चीन पहले ही अपने हाइपरसोनिक निज़ाम तैनात कर चुके हैं। और इससे पहले हमने देखा कि बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही थी। इस्फहान में जो हमने 2 C-130 तैयारे तबाह हुए देखे थे, F-15 को तबाह हुए देखा था, इनके ड्रोन्स तबाह हुए थे, वो सारी भी यही कोशिश थी। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने भी इसकी तैयारी कर रखी है। ईरान कह रहा है कि वो इनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज तैयार किए हुए हैं, और उस सरप्राइज का नतीजा पहला आ चुका है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की तबाही की सूरत में एक बार फिर से वो नकारा हो चुका है, और इनकी जो फायर पावर है अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड की, वो इससे कम होने जा रही है। जेराल्ड फोर्ड को वापस अपने घर भेजा जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि जी जहाज़ की 10 माह तवील तैनाती के बाद वापसी मुतवक्के है। मशरक़ वुस्ता में अमरीकी बहरी फायर पावर में इससे नुमाया कमी होने जा रही है, और मशरक़ वुस्ता में इस वक्त 3 अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद थे, जिसमें एक यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसको तबाह करने का, ये जुज़वी तौर पर डैमेज करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। दूसरा था यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और तीसरा था जेराल्ड फोर्ड, जो कि एक बार फिर से घर की तरफ रखते सफ़र बांधे हुए है। तो किस तरह से आप ये अपनी जो बर्तरी है उसको बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि जो इसके ऊपर स्टाफ है, जो इसके ऊपर सेलर्स हैं, जिसके ऊपर मरीन्स हैं, उनको इतने लंबे अरसे तक यहाँ पे आप रखेंगे तो आपके लिए इनकी सलामती और इसके ज़रिए जंग को जारी रखना एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। तो बहरहाल देखते हैं अब इसके ऊपर क्या किया जाता है। बेड़े ने तवील मिशन बहर अरब में ऑपरेशन किया, और मशरक़ वुस्ता में इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि 10 माह के तवील अरसे के बाद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की अपने घर को वापसी होने जा रही है। साथ में आपको जो विजुअल्स दिखा रहे हैं नाज़रीन, इस विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि यूएसएस सेंट्रल कमांड के जो कमांडर हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि किस तरह से ज़मीनी फ़ौज को उतारना है और आबनाए हुर्मुज़ के बाज़िसों पर कंट्रोल हासिल करना है, और इससे ख़ित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का ख़तरा पैदा हो चुका है। जो इस वक्त इर्द गिर्द लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो उनको ये मशवरे दे रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहते हैं। उनमें से सरे फहरिस्त मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ हैं, और कहा यह जा रहा है, खबर ये आ रही है कि जेडी वैंस की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है मार्को रूबियो के ऊपर भी और पीट हेग्सेथ के ऊपर भी, कि भाई तुम गलत मशवरे दे रहे हो डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है इस मामले को मजीद तूल दिए हुए हैं। खबरें ये रिपोर्ट हो रही हैं, मीडिया आउटलेट्स जो हैं इस खबर को रिपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं, और इसी वजह से शायद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अमन लाने की कोशिशें थी उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सका। लेकिन तज्ज़ियाकार दूसरी तरफ ईरान को भी किसी हद तक इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान के पास एक हफ्ता पहले तक जो लिवरेज थी, जिस मजबूत पोजीशन में ईरान था, आज वो बार्गेनिंग जो है उस अंदाज में नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अपनी तेल की प्रोडक्शन आबना हुर्मुज़ की बंद होने की वजह से रुक चुकी है। और अगर ये 2 महीने तक यूं ही चलता रहा तो फिर उनके तेल के कुएं खुश्क हो सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती है, और ये ईरानी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है, एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और जो ईरान का सरप्राइज़ है ज़रा आपको उसे भी बताते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी इस वक्त तेज़ हो चुकी है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि तेहरान ने एक नए खुफिया हथियार की तैनाती की वार्निंग दी है, जिससे दुश्मन अफवाज मुबैना तौर पर शदीद खौफजदा है। एक सरप्राइज़ की बात की जा रही है IRGC की तरफ से, ईरान की तरफ से।
से। यह धमकी उस वक्त सामने आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बहरी नाकाबंदी में नरमी के बदले आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की ईरान की जो तजवीज़ थी उसे मुस्तरद कर दिया है। और ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिकी बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाते हुए मुतअद्दिद मिसाइली कार्रवाइयाँ की और ख़बरदार किया कि अगर अमेरिकी फ़ौज मज़ीद करीब आई तो मज़ीद अमली कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन इस नेवल ब्लॉकेट के बावजूद जो अमेरिका ने कर रखा है, कहा जा रहा है कि पिछले 72 घंटों में 52 ईरानी जहाज़ जिसमें ऑयल टैंकर्स भी थे, जिसमें कार्गो जहाज़ भी थे, वो इस ब्लॉकेट को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए हैं और वो अपने मकाम की तरफ भी रवां दवा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीर की रात मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे तक 3 दिनों के सेटेलाइट ट्रैकिंग डाटा का हवाला दिया गया। इन जहाज़ों में 31 ऑयल टैंकर्स, 21 कार्गो जहाज़ शामिल हैं और इनकलाब जो IRGC है इसके 2 मार्च के ऐलान के बाद सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि 28 फरवरी को ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होने के बाद आबना हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि नाकाबंदी को अबूर किया गया है इन 52 जहाज़ों की तरफ से। तो किस तरह से अपना दबाव ईरान के ऊपर अमेरिका बनाए रखेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तमाम हैपनिंग के अंदर जो दुश्मन है वो अपनी चालें चल रहा है। एक तो ये कि ओपेक से निकल चुका है UAE और इस पर अमल दरामद का आगाज़ हो जाएगा 1 मई से, यानी कि अब से चंद घंटों के बाद। अजीत दोवल पहुंचे हैं छलांग लगा के UAE में, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात को ज़्यादा अच्छे इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे बाहिर, क्योंकि UAE बराह रास्त इस वक्त बाकायदा तौर पर बिल्ली को थैले से बाहर लाते हुए इस वक्त ईरान और सऊदी अरब की मुखालफत में, पाकिस्तान की मुखालफत में, अमेरिका और इजराइल के कैंप में दिखाई देता है। अपना डिफेंस एग्रीमेंट भी कर चुका है भारत के साथ। और आपको याद होगा जिस वक्त जंग शुरू हुई थी तो जयशंकर भी पहुंच गए थे। अब जब हम देख रहे हैं कि एग्रीमेंट की बात हो रही है, ये पाकिस्तान से अपना $3.5 अरब UAE ने मांगा है। UAE ओपेक से निकल चुका है या निकलने का फैसला कर चुका है। तो अजीत दोवल मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक बार फिर से रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहा है या मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अपने मुल्क में इनके हालात बहुत ही मखदूश हैं। जो कांग्रेस है, जो इनकी अपोजिशन है, वो इनसे सवालात पूछ रही है, उसका इनके पास जवाब कोई नहीं है। शरारतों पर शरारतें करने की तैयारियां कर रहे हैं। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी भी की जा रही है। और ये जो आपको हम अब विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये इनकी जो जंगी साजो सामान है, जिसमें टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, एम्यूनिशन है, गोला बारूद है और इनके ट्रूप्स भी हैं, उन्हें पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में, पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय किया जा रहा है। अब ये किसी और शरारत की तैयारी है या फिर कोई ड्रिल्स की तैयारी है, ये तो चंद घंटों में पता चल जाएगा और हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो शरारतों से बाज नहीं आता और वो मुसलसल हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक फोबिया जो है, पाकिस्तान का खौफ उन्हें खाए रखता है। इनकी जो टीवी डिबेट्स हैं उसके अंदर भी बात हो रही है, आबना हुर्मुज़ की बात हो रही है, अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग की। लेकिन इनको जो बुखार चढ़ा हुआ है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान इसमें क्यों किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान मरकज़ निगाह क्यों बना हुआ है, इस एक डिबेट में या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इन्होंने पाकिस्तान का तस्करा कितनी बार किया है। हालांकि बात पाकिस्तान की नहीं हो रही, बात हो रही है ईरान और अमेरिका की। लेकिन पाकिस्तान से इनको मोहब्बत है या खौफ है, ये तो आप ही बेहतर बताइएगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।